सभी को नमस्कार। स्वागत है सभी का केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोयोवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 का, यानी सरफेस केमिस्ट्री का। इस सरफेस केमिस्ट्री की हमारी 12 क्लासें कंप्लीट हो गई थी, यानी अपन कह सकते हैं 12 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। और आज हमारा पार्ट नंबर रहेगा 13, यानी पार्ट नंबर 13। देखो, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कणों के आकार के आधार पर विलयन के प्रकार। हमने 3 प्रकार देखे थे, वास्तविक विलयन, कोलोइडी विलयन और निलंबन विलयन। इनकी हमने सामान्य चर्चा कर ली थी। आज इस पार्ट नंबर 13 में हम वास्तविक विलयन, कोलोइडी विलयन व निलंबन विलयन में अंतर देखेंगे। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि वास्तविक विलयन, कोलोइडी विलयन व निलंबन विलयन का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे अलग अलग गुणों के आधार पर। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, हम इन तीनों विलयनों में वास्तविक विलयन, कोलोइडी विलयन व निलंबन विलयन में हम एक टेबल की सहायता से अंतर देखेंगे। देखो, इस टेबल में पहला कॉलम है गुण का, यानी हम इसमें अलग अलग गुण लेंगे। दूसरा कॉलम है वास्तविक विलयन का, तीसरा कॉलम है कोलोइडी विलयन का और चौथा कॉलम है निलंबन विलयन का। यानी हम अलग अलग गुणों के आधार पर इन विलयनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला गुण ले रहा हूं मैं, यानी पहला गुण ले रहा हूं मैं इसका प्रकृति का। प्रकृति, देखो, वास्तविक विलयन की प्रकृति क्या होती है? हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि वास्तविक विलयन समांगी विलयन होता है। तो अपन क्या कहेंगे, इसकी प्रकृति कैसी हुई? समांगी। क्या लिखेंगे? समांगी। और कोलोइडी विलयन और निलंबन विलयन की बात करें तो कोलोइडी विलयन भी क्या होता है? विषमांगी प्रकृति का। और निलंबन विलयन भी क्या होता है? विषमांगी प्रकृति का। तो कोलोइडी विलयन, इस कॉलम में हम क्या लिखेंगे? विषमांगी। विषमांगी। और निलंबन वाले कॉलम में भी क्या लिखेंगे? विषमांगी। तो हमने प्रकृति के आधार पर क्या कहा कि वास्तविक विलयन की प्रकृति समांगी होती है, कोलोइडी विलयन की प्रकृति विषमांगी होती है और निलंबन विलयन की प्रकृति भी विषमांगी होती है। ले रहे हैं हम दूसरा गुण। दूसरा गुण ले रहा हूं मैं प्रावस्था का। प्रावस्था, देखो, वास्तविक विलयन समांगी प्रकृति का है, इसका मतलब इसमें तो एक ही प्रावस्था होती है। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे? 1। और कोलोइडी विलयन विषमांगी प्रकृति का है, इसका मतलब इसमें 2 प्रावस्थाएं पाई जाएंगी। और निलंबन भी क्या है? विषमांगी प्रकृति का है, इसका मतलब इसमें भी 2 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। तो यहां पर क्या लिख दूं? 2 और यहां पर भी 2। तो ये हमारा दूसरा गुण हो गया प्रावस्था का। तीसरा गुण अपन लेंगे कणों का आकार। कणों का आकार। कणों का आकार, देखो, इसकी भी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर रखी है। वास्तविक विलयन के कणों का आकार कितना होता है? अपन कहेंगे 1 नैनोमीटर से कम। क्या कहेंगे? 1 नैनोमीटर से कम। कोई दिक्कत नहीं है। कोलोइडी विलयन की बात करें तो कोलोइडी विलयन के कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य। क्या कहेंगे? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य। फिर बात करें निलंबन विलयन की, इसके कणों का आकार कितना होता है? 1000
1000 नैनोमीटर से अधिक, 1000 नैनोमीटर से अधिक, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा तीसरा गुण हो गया कणों का आकार। अब लेते हैं नेक्स्ट गुण। नेक्स्ट गुण अपन ले सकते हैं दृश्यता, कणों की दृश्यता, कणों की दृश्यता। देखो कणों की दृश्यता में हम क्या कह सकते हैं कि वास्तविक विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। क्या कहेंगे? सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। देखो कोलोइडी विलयन में क्या कहेंगे कि कोलोइडी विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तो हम यहां पे लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। देखो नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। अब बात करते हैं निलंबन की। निलंबन के कणों को तो हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? नग्न आंखों से, नग्न आंखों से, नग्न आंखों से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये हमारा कणों की दृश्यता का गुण हो गया। अगला गुण अपन ले रहे हैं 5 नंबर। अपन ले सकते हैं गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। देखो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपन क्या कहेंगे कि वास्तविक विलयन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य होता है। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे नगण्य। क्या लिखेंगे? नगण्य। और कोलोइडी विलयन की बात करें तो कोलोइडी विलयन पर भी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य होता है। तो यहां पर भी अपन क्या लिखेंगे? नगण्य, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं निलंबन विलयन की। निलंबन विलयन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है। तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे? प्रभावित। क्या लिखेंगे? प्रभावित, कोई दिक्कत नहीं है। अब ले रहा हूं मैं अगला गुणधर्म। अगला गुणधर्म ले रहा हूं मैं 6 नंबर, अधिशोषण क्षमता। अधिशोषण, अधिशोषण क्षमता। देखो इसमें हम क्या कहेंगे कि वास्तविक विलयन की अधिशोषण क्षमता कम होती है। तो क्या लिखेंगे? कम। लेकिन कोलोइडी विलयन की अधिशोषण क्षमता क्या होती है? उच्च। तो यहां पे लिखेंगे उच्च। और अगर बात करें निलंबन की तो निलंबन की भी अधिशोषण क्षमता कम होती है। तो क्या लिखेंगे? कम, कोई दिक्कत नहीं है। वास्तविक विलयन की अधिशोषण क्षमता कम होती है, कोलोइडी विलयन की अधिशोषण क्षमता उच्च होती है,
और निलंबन विलयन की अधिशोषण क्षमता भी कम होती है। ले रहे हैं नेक्स्ट गुणधर्म अपन ले रहे हैं पृथक्करण, फिल्ट्रेशन, पृथक्करण। देखो पहले हम पृथक्करण करवाएंगे फिल्टर पेपर से, फिल्टर पेपर से। देखो हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की इसकी कि वास्तविक विलयन को हम फिल्टर पेपर से छान सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इसका पृथक्करण फिल्टर पेपर से संभव है। क्या कहेंगे, समझना इस बात को, संभव है। अब देखो कोलॉइडी में आओ। कोलॉइडी विलयन के लिए हमने क्या कहा था पिछले वीडियो में कि कोलॉइडी विलयन को हम फिल्टर पेपर से तो छान सकते हैं लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा नहीं छान सकते। इसका मतलब हम पहले फिल्टर पेपर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब फिल्टर पेपर से इसका पृथक्करण संभव है। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ, संभव है। और बात करते हैं निलंबन की, तो हमें पता है निलंबन विलयन को हम फिल्टर पेपर व अर्धपारगम्य झिल्ली दोनों के द्वारा ही नहीं छान सकते। तो क्या आएगा यहाँ पे, संभव नहीं, संभव नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे अपन SPM से। देखो SPM बोल दूं मैं या पूरा नाम लिख दूं, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली से। देखो यहां पर तो अपन क्या लिखेंगे, संभव है, यानी वास्तविक विलयन को हम अर्धपारगम्य झिल्ली से छान सकते हैं, इसलिए संभव है। लेकिन बात करें कोलॉइडी विलयन को, फिल्टर पेपर से तो छान सकते हैं, यानी इसका पृथक्करण फिल्टर पेपर के द्वारा तो संभव है लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली से संभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे, संभव नहीं है, संभव नहीं है। और बात करते हैं निलंबन की, संभव नहीं, संभव नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 7 गुणधर्म ले लिए, ले रहे हैं नेक्स्ट में ले रहा हूं ब्राउनी गति। कौन सी गति, ब्राउनी गति। देखो वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन ब्राउनी गति नहीं दर्शाते हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि ब्राउनी गति जो गुण है ये कोलॉइडी विलयनों का एक इम्पोर्टेंट गुण है। तो अपन वास्तविक विलयन वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, नहीं दर्शाते। क्या लिखेंगे, नहीं दर्शाते। कोलॉइडी वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, दर्शाते हैं। अरे भाई ब्राउनी गति कोलॉइडी विलयनों का एक महत्वपूर्ण गुण है, तो क्या लिखेंगे, दर्शाते हैं। और निलंबन में भी क्या लिखेंगे, नहीं दर्शाते। क्या लिखेंगे, नहीं दर्शाते। बात करते हैं अपन नेक्स्ट गुणधर्म की, टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव, टिंडल प्रभाव। देखो टिंडल प्रभाव भी कोलॉइडी विलयनों का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है। इसका मतलब वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। तो यहां पर तो अपन क्या लिखेंगे, वास्तविक विलयन वाले कॉलम में नहीं दर्शाते, नहीं दर्शाते। और कोलॉइडी विलयन वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, दर्शाते हैं,
दर्शाते हैं। और निलंबन वाले में भी क्या लिखेंगे, नहीं दर्शाते, नहीं दर्शाते, कोई दिक्कत नहीं है। लेते हैं अगला गुणधर्म, विसरण। विसरण, देखो वास्तविक विलयन के कणों का विसरण तीव्र गति से होता है, तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे तीव्र गति से, तीव्र गति से। और कोलोइडी विलयन की बात करें तो विसरण तो होगा लेकिन धीमी गति से होगा, क्या लिखेंगे, धीमी गति से, धीमी गति से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं निलंबन विलयन की। निलंबन विलयन के कणों का विसरण संभव नहीं है, तो क्या लिखेंगे, संभव नहीं, संभव नहीं। ले रहे हैं अगला गुण, अगला गुण ले रहा हूं मैं, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, बात सीधी सी है कि विद्युत क्षेत्र लगाएंगे ना तो क्या प्रभाव होगा। देखो पहले बात करते हैं अपन वास्तविक विलयन की। वास्तविक विलयन में जब हम विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो क्या होगा, धनायन तो कैथोड की तरफ गति करेंगे और ऋणायन एनोड की तरफ गति करेंगे। क्या कहेंगे हम वास्तविक विलयन के लिए, हम कहेंगे धनायन, धनायन कैथोड की ओर, धनायन कैथोड की ओर तथा ऋणायन एनोड की ओर, ऋणायन एनोड की ओर गमन करते हैं। ये बात तो हुई किसकी, वास्तविक विलयन की। अब हम बात करते हैं कोलोइडी विलयन की। जब हम कोलोइडी विलयन में विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि सभी कोलोइडी कण किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं, यानी हम कहेंगे सभी कोलोइडी कण, सभी कोलोइडी कण किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ, किसी एक इलेक्ट्रोड, किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं। देखो ऐसा क्यों है, हम इसको आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे। कोलोइडी विलयन में क्या होता है कि सभी कोलोइडी कणों के ऊपर एक समान आवेश उपस्थित होता है। जैसे मान लो सभी कोलोइडी कणों पर धनात्मक आवेश है तो वो सभी के सभी कण किसी तरफ जाएंगे, वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। और यदि सभी कोलोइडी कणों पर ऋणात्मक आवेश है तो वो धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। इसका हम आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान में रखो कि सभी कोलोइडी कण किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं। क्यों? क्योंकि कोलोइडी विलयन में कोलोइडी कणों पर एक समान आवेश पाया जाता है। और बात करते हैं निलंबन की, तो निलंबन क्या रहेगा, अप्रभावित, अप्रभावित, यानी इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ले रहे हैं हम नेक्स्ट गुणधर्म। नेक्स्ट गुणधर्म ले रहा हूं मैं प्रकटता। प्रकटता, देखो प्रकटता का मतलब ये है कि ये किस प्रकार से प्रकट होते हैं।
अपन कहेंगे कि वास्तविक विलयन स्पष्ट पारदर्शी होते हैं। क्या कहेंगे? स्पष्ट पारदर्शी, स्पष्ट पारदर्शी। और अगर हम कोलोइडी विलयन की बात करें तो पारदर्शी तो ये भी होते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं होते हैं, यानी इनके लिए हम कहेंगे सामान्यतया पारदर्शी, सामान्यतया पारदर्शी। और अगर हम निलंबन की बात करें तो इनके लिए कहेंगे अपारदर्शी। क्या कहेंगे? अपारदर्शी। अब हम तीनों के एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये लो उदाहरण, उदाहरण यानी वास्तविक विलयन में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं NaCl का, NaCl का जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन। और कोलोइडी विलयन में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टार्च का जलीय विलयन या जिलेटिन का जलीय विलयन। स्टार्च का जलीय विलयन, स्टार्च का जलीय विलयन। और अगर हम निलंबन की बात करें तो निलंबन का एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन रेत या मिट्टी का जलीय विलयन, रेत का जलीय विलयन, रेत का जलीय विलयन। तो ये देखो, यानी अपन अलग अलग गुणों के आधार पर तीनों विलयनों में हमने अंतर देख लिया है। मैं एक बार वापस से आपको रिपीट करवा रहा हूँ। देखो, ये कॉलम गुण का है, ये कॉलम वास्तविक विलयन का है, ये कॉलम कोलोइडी विलयन का है और ये कॉलम निलंबन विलयन का है। पहला गुण हमने कौन सा लिया? प्रकृति। प्रकृति में हमने क्या कहा कि वास्तविक विलयन समांगी प्रकृति के होते हैं, कोलोइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं। निलंबन विलयन ये भी विषमांगी प्रकृति के होते हैं। दूसरा गुणधर्म हमने लिया प्रावस्था। वास्तविक विलयन में एक ही प्रावस्था होती है, कोलोइडी विलयन में दो प्रावस्था होती हैं और निलंबन विलयन में भी दो प्रावस्था होती हैं। तीसरा गुणधर्म हमने लिया कणों का आकार। वास्तविक विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, कोलोइडी विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। निलंबन के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। नेक्स्ट गुण हमने लिया कणों की दृश्यता। वास्तविक विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, कोलोइडी विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है और निलंबन के कणों को हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट गुण हमने लिया गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। वास्तविक विलयन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य होता है और कोलोइडी विलयन पर भी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य होता है, लेकिन निलंबन विलयन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है, यानी यह प्रभावित होता है। नेक्स्ट गुणधर्म हमने लिया अधिशोषण क्षमता। वास्तविक विलयन की अधिशोषण क्षमता कम होती है, कोलोइडी विलयन की उच्च होती है और निलंबन विलयन की अधिशोषण क्षमता भी कम होती है। नेक्स्ट गुणधर्म हमने लिया पृथक्करण यानी छानना, फिल्ट्रेशन बोलते हैं इसको। फिल्टर पेपर से वास्तविक विलयन को छान सकते हैं, यानी इसका पृथक्करण फिल्टर पेपर से संभव है। कोलोइडी विलयन का भी फिल्टर पेपर से पृथक्करण संभव है, लेकिन निलंबन का संभव नहीं है। बात करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक्करण। वास्तविक विलयन का संभव है, लेकिन कोलोइडी विलयन का पृथक्करण अर्धपारगम्य झिल्ली से संभव नहीं है, ठीक है, और निलंबन का संभव नहीं है, यानी निलंबन का दोनों के द्वारा ही पृथक्करण संभव नहीं है। अगला गुण हमने लिया ब्राउनी गति। देखो, ब्राउनी गति इंपॉर्टेंट गुणधर्म है और टिंडल प्रभाव भी इंपॉर्टेंट
गुणधर्म। इन दोनों को हम जब हम पढ़ेंगे कोलॉइडों के गुणधर्म यानी कोलॉइडी विलयन के गुणधर्म, वहाँ पर हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, इन दोनों को, ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव को। यानी हम कह सकते हैं कि ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव कोलॉइडी विलयनों के महत्वपूर्ण गुणधर्म हैं। तो ब्राउनी गति वास्तविक विलयन नहीं दर्शाते हैं, कोलॉइडी विलयन दर्शाते हैं और निलंबन भी नहीं दर्शाते हैं। टिंडल प्रभाव वास्तविक विलयन नहीं दर्शाते हैं, कोलॉइडी विलयन दर्शाते हैं और निलंबन भी नहीं दर्शाते हैं। फिर हमने नेक्स्ट गुणधर्म लिया विसरण का। वास्तविक विलयन का विसरण तीव्र गति से होता है, कोलॉइडी विलयन का विसरण धीमी गति से होता है और निलंबन का विसरण संभव नहीं है। फिर हमने विद्युत क्षेत्र का प्रभाव देखा। वास्तविक विलयन में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो धनायन कैथोड की ओर तथा ऋणायन एनोड की ओर गमन करने लगते हैं। कोलॉइडी विलयन में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो सभी कोलॉइडी कण किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि सभी कोलॉइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करने लगते हैं और निलंबन विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता है। फिर हमने बात की प्रखरता की। वास्तविक विलयन स्पष्ट पारदर्शी होते हैं और कोलॉइडी विलयन सामान्यतया पारदर्शी होते हैं और निलंबन अपारदर्शी होते हैं। फिर हमने एग्जाम्पल लिया, वास्तविक विलयन का एग्जाम्पल लिया NaCl का जलीय विलयन, कोलॉइडी विलयन का एग्जाम्पल लिया स्टार्च का जलीय विलयन और निलंबन का हमने एग्जाम्पल लिया रेत का जलीय विलयन। तो इस टेबल को आप अच्छी तरीके से एक दो बार आप इसको लिखकर कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि इस टेबल में हमने तीनों विलयनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि तीनों विलयनों में हमने अंतर देखा है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ले लिया होगा शायद स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब हम एक छोटी सी हेडिंग और है उसका अध्ययन भी करेंगे, कोलॉइड की प्रावस्थाएं। तो अब इसको मैं हटा रहा हूं। कोलॉइड की प्रावस्था कह सकते हैं या अपन कोलॉइडी विलयन की प्रावस्था कह सकते हैं। छोटी सी हेडिंग है, उसका भी हम अभी अध्ययन कर लेते हैं। कोलॉइड की प्रावस्था। इस टेबल को आप एक बार दोबारा से लिखने का प्रयास करेंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, कोलॉइड की प्रावस्थाएं। कोलॉइड की प्रावस्थाएं। देखो, हम कोलॉइड की प्रावस्थाएं कह सकते हैं या कोलॉइडी विलयन की प्रावस्थाएं कह सकते हैं। इस कोलॉइड का मतलब कोलॉइडी विलयन से है।
कोई कंफ्यूज आपको नहीं होनी चाहिए। देखो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कोलोइडी विलयन में दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। क्या कहेंगे, कोलोइडी विलयन में, कोलोइडी विलयन में दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। देखो कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं। फर्स्ट ले रहा हूं मैं, परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था, और इसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज। अब देखो हम इसको कई बार डीपी से भी लिखते हैं, डीपी, तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। डीपी का मतलब, डी का मतलब डिस्पर्स्ड और पी का मतलब फेज, यानी डिस्पर्स्ड फेज का मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था। तो कोलोइडी विलयन की हमारी पहली प्रावस्था कौन सी आई, परिक्षिप्त प्रावस्था। डिस्पर्स्ड फेज कह सकते हैं या इसको हम डीपी भी कह सकते हैं। डी का मतलब डिस्पर्स्ड, पी का मतलब फेज। अब देखो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि वह घटक जिसकी मात्रा कोलोइडी विलयन में कम होती है, या ऐसे बोल सकते हैं वह घटक जिसकी कोलोइडी विलयन में कम मात्रा उपस्थित होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है। क्या कहेंगे, हम कहेंगे वह घटक जिसकी कोलोइडी विलयन में कम मात्रा, कोलोइडी विलयन में कम मात्रा उपस्थित होती है। क्या बताया मैंने, वह घटक जिसकी कोलोइडी विलयन में कम मात्रा उपस्थित होती है, यहां लिख रहा हूं मैं, उपस्थित होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है। परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है। परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है। क्या कहा हमने, वह घटक जिसकी कोलोइडी विलयन में कम मात्रा उपस्थित होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है। बात सीधी सी ये है, कोलोइडी विलयन में जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होगा वह ही परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाता है। अब देखो इस परिक्षिप्त प्रावस्था को हम वितरित प्रावस्था या आंतरिक प्रावस्था भी कहते हैं। क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था को वितरित प्रावस्था या आंतरिक प्रावस्था भी कहते हैं। आंतरिक प्रावस्था भी कहते हैं।
इसको भी आप ध्यान में रखोगे। देखो क्या कहा हमने कहा परीक्षित प्रावस्था को वितरित प्रावस्था या आंतरिक प्रावस्था भी कहते हैं। तो ये हमारा कोलोइडी विलयन की पहली प्रावस्था होगी। ले रहे हैं दूसरी प्रावस्था कौन सी होगी? परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, और इसको कहते हैं डिस्पर्शन। क्या कहेंगे? डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम, देखो डिस्पर्शन मीडियम, यानी हम इसको DM भी कहेंगे। DM, आपको यहाँ पर भी कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्शन मीडियम, DM। D का मतलब डिस्पर्शन, M का मतलब मीडियम, यानी परिक्षेपण माध्यम। अब देखो, यानी अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि वह घटक जिसकी कोलोइडी विलयन में अधिक मात्रा उपस्थित होती है। यानी बात सीधी सी ये है, वह घटक जो कोलोइडी विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। तो हम इसके बारे में क्या कहेंगे? हम कहेंगे वह घटक जिसकी कोलोइडी विलयन में अधिक मात्रा, क्या कहेंगे? अधिक मात्रा उपस्थित होती है। अधिक मात्रा उपस्थित होती है परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। क्या कहा? कि वह घटक जिसकी कोलोइडी विलयन में अधिक मात्रा उपस्थित होती है परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। अब देखो, इस परिक्षेपण माध्यम को हम वितरण माध्यम या क्या कहेंगे? बाह्य प्रावस्था भी कहा जाता है। तो अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं परिक्षेपण माध्यम को वितरण माध्यम या बाह्य प्रावस्था भी कहते हैं। बाह्य प्रावस्था भी कहते हैं। तो इस नाम को भी आप ध्यान में रखोगे। यानी परिक्षेपण माध्यम कह सकते हैं, वितरण माध्यम कह सकते हैं, या बाह्य प्रावस्था कह सकते हैं। अब देखो, अब हमने कोलोइडी विलयन की दो प्रावस्थाएं देख ली, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था में हमने क्या कहा कि वह घटक जिसकी कोलोइडी विलयन में कम मात्रा उपस्थित होती है परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है। परिक्षिप्त प्रावस्था को वितरित प्रावस्था या आंतरिक प्रावस्था भी कहते हैं। दूसरा हमने परिक्षेपण माध्यम लिया। इसमें क्या कहा कि वह घटक जिसकी कोलोइडी विलयन में अधिक मात्रा उपस्थित होती है परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। और परिक्षेपण माध्यम को वितरण माध्यम या बाह्य प्रावस्था भी कहते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था को हम डीपी भी कह सकते हैं, यानी अपन डीपी से भी इसको दर्शा सकते हैं। और परिक्षेपण माध्यम को हम डीएम के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। डिस्पर्शन मीडियम
और डीपी का मतलब डिस्पर्स फेज। अब देखो, अब हम इन दोनों प्रावस्थाओं को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिल्वर का कोलोइडी विलियन। क्या कहेंगे? हम कहेंगे सिल्वर के कोलोइडी विलियन में, ध्यान से समझना आप, सिल्वर के कोलोइडी विलियन में सिल्वर के कण यानी एजी के कण परिक्षिप्त प्रावस्था तथा जल परिक्षेपण माध्यम के रूप में कार्य करता है। हमने सिल्वर का कोलोइडी विलियन लिया है और क्या कहा कि सिल्वर के कोलोइडी विलियन में सिल्वर के जो कण यानी एजी के कण ये तो परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में कार्य करते हैं तथा जल परिक्षेपण माध्यम के रूप में कार्य करता है। बात सीधी सी है, सिल्वर के कोलोइडी विलियन में सिल्वर के कण कम मात्रा में उपस्थित होते हैं और जल है ये अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। हम इसको डायग्राम से देखें। देखो, ये मेरे पास कोई पात्र है, ये इसमें जल है परिक्षेपण माध्यम के रूप में। ये तो क्या है? जल जो परिक्षेपण माध्यम का कार्य कर रहा है और ये इसमें एजी के कण हैं। सिल्वर के कण यानी ये तो क्या है? अपन कह सकते हैं सिल्वर के कण और ये क्या है? इसमें जल, यानी सिल्वर के कण यहाँ पे क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था। तो अपन लिख सकते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था और जल यहाँ पे अधिक मात्रा में, इसका मतलब जल यहाँ पे क्या रहेगा? परिक्षेपण माध्यम। यानी हमने इसमें क्या लिया था? सिल्वर का कोलोइडी विलियन। तो अपन लिख सकते हैं सिल्वर का कोलोइडी विलियन। सिल्वर का कोलोइडी विलियन यानी अब आपको कोलोइड की प्रावस्था समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कोलोइडी विलियन की दो प्रावस्थाएं हमने देखी हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है सिल्वर के कोलोइडी विलियन का, जिसमें सिल्वर के कण परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में होते हैं और जल परिक्षेपण माध्यम के रूप में होता है। तो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया एक तो वास्तविक विलियन, कोलोइडी विलियन व निलंबन विलियन में अंतर का, और दूसरा टॉपिक हमने लिया कोलोइड की प्रावस्थाएं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।